हेलो क्लास 10th। साइंस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के लिए मैं आपको ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है साइंस का। इसमें मैं जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होता है यानी कि प्रैक्टिस पेपर 1 ये पूरा आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके सल्यूशन अपने तरीके से करने वाला हूँ और आप कैसे आंसर राइटिंग साइंस में करोगे ये भी ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो है वो बायो का है। इससे पूछा गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन में फ्रॉम द गिवन फिगर। अपने साथ में आप सैम्पल पेपर रखना और सॉल्यूशन की कॉपी रखना, साथ में जिस तरीके से मैं आंसर बताता चलूँ आप नोट करते चलना। फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट द एनर्जी अवेलेबल फॉर द टर्सरी कंज्यूमर इफ द एनर्जी अवेलेबल एट द लेवल ऑफ द प्रोड्यूसर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्स। ध्यान से देखना कि सर क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही सोल्यूशन मिलता है। इससे पूछा गया है कि एनर्जी हमें बतानी है टर्सरी कंज्यूमर में। फिगर में आपको देखने को मिल रहा है टर्सरी यहाँ पर है, तो सन से एनर्जी 10% रूल के अकॉर्डिंग अगर इसके पास सन में एक्स एनर्जी है तो प्रोड्यूसर में कितनी हो जाएगी 10%, फिर नेक्स्ट में 10%, ऐसे 10% आगे पहुँचती जाएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी इज राइट, एक्स अपॉन 1000। कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे कि एक्स सन के पास में है तो नेक्स्ट लेवल में कितनी जाएगी 10%। तो एक्स का 10% अगर हम लोग करें तो कितना आ गया एक्स वाई था 100। ये किसके पहुँच गए प्रोड्यूसर पे। अब प्रोड्यूसर ये है, इसका 10% करें तो ये हुआ। इसमें देखो जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स वाई 100, फिर नेक्स्ट में एक्स वाई 100 जो लेवल है इसका 10% कर दें। 10% जब मैं निकालता हूँ तो एक्स वाई 1000। तो हमें क्या बताना था कि टर्सरी में कितनी होगी, एक एक दो तीन, इसके बाद इस पे पहुंची ना तो कितनी पहुंचेगी एक्स वाई 1000। इट इज़ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। 10% लॉ लगा इसके पीछे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है कि हम रीड ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब ऑप्शन इसका डी है सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। क्यों? क्योंकि देखो हमें करेक्ट बताना है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। और ये ऑक्सीजन बनी कैसे, वाटर जो हम लोग देते हैं प्लांट को उससे एनर्जी बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड देखो फर्स्ट में है, थर्ड में है और डी वाले में है, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। अब देखना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। बिल्कुल सही है, जो रिंग्स होती हैं वो एयर को कोलैप्स नहीं करती हैं। तो ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ यही सही है। अब सेकेंड और फोर्थ इसमें भी तो दिख रहा है ए वाले में। अब फर्स्ट देखो एंजाइम्स आर नोन एज बायो कैटेलिस्ट एज दे आर नोन टू डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। नो, एंजाइम्स तो हार्मोन्स होते हैं ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया गलत। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द गिवन पार्ट इन अवर बॉडी। देखो ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है इसमें छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, यानी कि इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वॉट इज द फेट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन अवर इकोसिस्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन कौन सा है बी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं उनको, और डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। वो न्यूट्रिशन प्लांट उसी से तो ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज करा उसी से ही तो प्लांट को न्यूट्रिशन मिला जिससे उनकी ग्रोथ हुई। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखना ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले कॉलम ए कॉलम बी लैरिंग्स है। लैरिंग्स कहाँ होता है, वॉइस बॉक्स में होता है, तो ए का सेकेंड है। ऑप्शन मैच करते हैं तो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया है ए का सेकेंड, तो हमने सीधे देखा लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड वेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से देखना। मिसिंग, करेक्ट,
और इनकरेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। बैरियस इंटरलिंक फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। आपने फूड वेब देखी है? फूड वेब क्या एक है? नहीं, उसमें बहुत सारे लिंक है ना। तो बैरियस इंटरलिंक, इंटरलिंक है फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। Next, find out the energy obtained by the bird in the given food chain. If the energy given by sun is around 2.2 into 10 की पावर 8 किलो जूल, क्या लिखा है? किलो जूल, यूनिट के प्लेइंग है यहाँ पर, समझना। फाइंड आउट एनर्जी ऑब्टेन बाई वर्ड, वर्ड यहाँ पर है। तो सन इज अराउंड 2.2 इंटू 10 की पावर 8 है, तो वर्ड इस लेवल पे आ रही है, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुँचेगी। जैसे अभी मैंने ये वाला करा था, 10% लॉ लगाया था, जिसमें मैंने ये निकाल के बताया था x/100, x/1000। सिमिलरली आप इसका 10% करोगे, जब इसका 10% करोगे कितना होगा? 2.2 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल। देखो इनमें कहीं यूनिट नहीं लिखी है, तो क्या होगा? किलो जूल। जब आप ऑप्शन लिखेंगे तो उसमें किलो जूल जरूर लिखना, ठीक है। पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेशन रीजन में क्या कहा गया है? किडनी प्लेज अ मेजर रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन तो सर पढ़ा नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, रेगुलेशन वर्ड आ रहा है, ऑस्मो वर्ड आ रहा है, तो किडनी क्या प्ले करती है? यस, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड और यूरिन को फिल्टर करने का काम होता है, अलग अलग करती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है। तो रीजन सही है, एसर्शन सही है, और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर में आप कैसे पढ़ते हो। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए, कितने मिनट में? 7 मिनट में। अब आगे देखना, समझना ध्यान से। एसर्शन है, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द यूवी रेडिएशन रिएक्टिंग विद द O2 इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशन से फॉर्म होता है, रिएक्टिंग विद द O2 इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन असर्शन इज राइट। रीजन है, O2 स्प्लिट इनटू फ्री O एटम्स नोन एज ओजोन मॉलिक्यूल। नो, O2 स्प्लिट, ऑक्सीजन स्प्लिट होके O ऑक्सीजन एटम बनाता है, सिंगल तो बनाता नहीं है। तो ये क्या हो गया? रीजन यहाँ पर गलत हो गया। ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन का फॉर्मूला तो O3 है ना, यहाँ पर क्या दे रहा है? O दे रहे हैं, तो ये इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ऑन ए हॉट पैन एंड एज अ क्विक रिस्पॉन्स। सैली ने क्या करा? उसका हाथ एक गर्म बर्तन में लग गया है और तुरंत वो हाथ हटा लेगी। शी विड्रू हर हैंड, वॉट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट। इसके पीछे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? एक्सप्लेन हाउ डिड इट हेल्प सैली। अब सिंपल सी बात है, सैली ने जब गर्म बर्तन में हाथ लगाया तो उसका हाथ क्या होगा? तुरंत ही हाथ को वो पीछे खींचेगी, तो इसका आंसर हुआ, ध्यान से देखना, ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में कर रखे हैं आंसर, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। सेंसरी रिसेप्टर, सबसे पहले क्या होगा? जो उसकी स्किन की सेंसरी रिसेप्टर हैं, इन हर स्किन डिटेक्ट द पेन एंड हीट, सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करेंगे। फिर क्या होगा? ये रिसेप्टर, दीज रिसेप्टर सेंट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को भेजेंगे, किसकी? टू द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली, तुरंत ही सिग्नल भेजेगी मोटर न्यूरॉन को, और क्या होगी? हैंड की मसल्स हाथ को पीछे खींच लेगी। क्या क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। सेंसरी रिसेप्टर जो स्किन में प्रेजेंट है वो किसको भेजेंगी? सेंसरी न्यूरॉन को भेजेगी। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, और तुरंत ही उसका हाथ हट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ है? आंसर कंप्लीट। किस तरीके से आंसर लिखना है, इसीलिए मैंने ये लिख के रखा है। बात समझ रहे हो? ऐसे आपको आंसर शीट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट समझते हैं। देखो, और वाला है, प्लांट कैन एग्जिबिट मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर, एक्सप्लेन हाउ इज प्लांट एग्जिबिटिंग मूवमेंट। ये जो प्लांट दिया गया है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हल्का सा इधर टर्न हो गया और लाइट सीधे पड़ रही तो नीचे के लिए। कौन सा मूवमेंट हुआ? लाइट आ रहा है, लाइट मतलब फोटो, फोटोट्रॉपिज्म हो गया। क्या हो गया? ये फोटोट्रॉपिज्म। देखो इसका आंसर कैसे लिखते हैं,
समझना ध्यान से। फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। फोटो मतलब लाइट, फोटोट्रॉपिज्म की वजह से ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है, जैसा फिगर में भी मेंशन है। द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, प्लांट में हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लांट, एक साइड में जब लाइट पड़ रही है तो शूट जो है ऑक्सिन वो एक्यूमुलेट हो रही है और उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन का काम सेल इलोंगेशन का भी है। देखो आंसर को एक्सप्लेन के साथ में लिखना है, बात समझ रहे हो? ऑक्सिन क्या करता है? सेल एलोंगेशन करता है, तो सो सेल्स ऑन द शेडेड साइड ग्रो लॉन्गर देन दोज ऑन द लाइटेड साइड। जिधर लाइट पड़ रही है उस साइड में वो उसकी ग्रोथ होने लगेगी। बात समझ लो, तभी वो प्लांट की जो ये वाला पार्ट है, देखो पिक्चर में देखने में मिल रहा है कि इधर मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि इधर लाइट पड़ रही है और लाइट की डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होने लगेगी, सेल एलोंगेशन होने लगेगा। किसकी हेल्प से? ऑक्सिन की हेल्प से। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल इन ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो समझना ध्यान से कैसे इसको आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। मैं ये आंसर शीट इसीलिए मैंने बनाई है, आप ध्यान से देखो आंसर लिखना कैसे होता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिलीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? दो अलग अलग एलिलीज होते हैं जिसमें जीन आर प्रेजेंट होते हैं। वन एलिली डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस करता है, दूसरा क्या होता है? एलिली रेसेसिव होता है। एक क्या होगा? डोमिनेंट, दूसरा क्या होगा? रेसेसिव होगा। इसका एग्जाम्पल देना है। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे समझना बात को। सबसे पहले मैंने ले लिया टॉल प्लांट, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट, और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका जब मैं करवा रहा हूँ सैफलिंग, तो इसमें क्या निकल के आएगा? दो तरीके से निकल के आएगा। मैं क्रॉस वाला बताता हूँ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से देखना, कैपिटल टी की कैपिटल टी से, कैपिटल टी की स्मॉल टी से, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी क्या है? यहाँ पर डोमिनेंट है जो कि एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ लिख लेंगे डोमिनेंट। स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है, आर ई, रेसेसिव की स्पेलिंग क्या होती है? RECESSIV, रेसेसिव। अब समझना, कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस करता है, और दूसरा एलिली क्या है? रेसेसिव है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ऐसे ही आप येलो रिंकल वाला जो पी प्लांट का उसका है, ये टॉल और डार्फ का मैंने बनाया, ऐसे ही आप उसका भी ले सकते हो। आपको बताना है कि देखो एक सिंपल रूल बताते हैं, कैपिटल लेटर के जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, स्मॉल लेटर के रेसेसिव होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये उसका क्या था? एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट हैपन्स टू इट? एंड प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का और क्या होता है समझना। ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और क्या है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्या यूज होता है? ग्लूकोज यूज करते हैं प्लांट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तरह यूज करते हैं। किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ये भी उनका प्रोडक्ट है ना, जिसको हम लोग जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं उससे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट है। ग्लूकोज का यूज़ एनर्जी के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। आप ये समझो कि आंसर सर लिखते कैसे हैं, ये चीज़ आप ध्यान से देखो। अभी मैं ये नोटबुक सामने रख रहा हूँ, इसी टाइप से आपको आंसर कॉपी में लिखते भी चलना है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँच गए। अभी कितना टाइम हुआ? मुश्किल से 14 मिनट हुए हैं, है ना। और पेपर छूटने का सवाल नहीं बनना चाहिए,
पेपर छूट जाता है ना, मैं सुन रहा हूँ पेपर छूट गया, लेंदी था, ये था, वो था। आप आंसर सही से लिखो और कंप्लीट लिखो, तो जब आप फोकस होकर सही आंसर लिखोगे छूटने का सवाल ही नहीं आता है। चलो आ जाओ। नेम द प्रोसेस बाई विच अमीवा एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अमीवा और हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस है और इनके बीच में डिफरेंस बताना है। देखो बहुत आसान है, समझते हैं। अमीवा रिप्रोड्यूस करता है बाइंड्री फीजन से, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। बाइंड्री फीजन और बडिंग में क्या डिफरेंस है? देखो सर किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है ये। बाइंड्री फीजन और बडिंग में डिफरेंस, पेरेंट सेल डिवाइड होती है दो इक्वल पार्ट में। इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल ग्रो होते हैं एज अ वर्ड ऑन पेरेंट। टू इक्वल डॉटर सेल होती है बाइंड्री में। बडिंग में वन और मोर वर्ड्स डिटैच होते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जो बर्ड निकलते हैं वो अलग हो जाते हैं, उससे न्यू इंडिविजुअल बनता है। कितना सटीक और जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो लिखा गया है, और किस तरीके से आंसर बना है। देखो ये आंसर ऐसे लिखा है, यहाँ पर डिफरेंस में सर ने ऐसे लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए आंसर शीट में। नेक्स्ट क्या है, प्लांट लाइक पोटैटो एंड जैस्मिन डज नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इज स्टेटमेंट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एक्सप्लेनेशन। प्लांट और जैस्मिन जो है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली नहीं करते हैं, तो जस्टिफाई करना है इस आंसर को। देखो तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है इसको भी समझते हैं। क्योंकि पोटैटो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोगों ने पढ़ रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये तो असेक्सुअली होता है। जबकि जैस्मिन कैसा करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जैस्मिन सेक्सुअली करता है और पोटैटो असेक्सुअली करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। इसलिए जो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट एंड मेंशन देयर फंक्शन। ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें बताना है पार्ट और इनके काम। देखो इसमें क्या लिखा, देयर फंक्शन। हम लोग पार्ट लिख देते हैं, फंक्शन लिखना भूल जाते हैं। देखो ये ऊपर ए, ये बी, ये सी, ठीक है, क्लियर है? अब समझना आंसर में क्या लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे ए पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव्स पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइम पर पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। बी पार्ट मेल जर्म सेल है जिसे पॉलन ट्यूब भी कहते हैं। ये क्या करता है, कैरीज मेल गैमेट्स फ्रॉम पॉलन टू ओव्यूल। ये लेके जाता है मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब के जरिए ओव्यूल तक। सी पार्ट फीमेल जर्म सेल है जिसे ओव्यूल बोलते हैं, कंटेज द फीमेल गैमेट। क्या होता है, फीमेल गैमेट विच फ्यूजेस विद मेल गैमेट। फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट बनाता है ना। तभी तो अभी बताया था जैस्मिन में कैसा होता है, असेक्सुअल सॉरी सेक्सुअली होता है ना। तो यही प्रोसेस होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलके जाइगोट फॉर्म करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉज करके क्वेश्चंस को नोट आंसर्स को लिखते हुए चलना है ये कॉपी में। लाइक इन एनिमल्स प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस जर्म सेल। अच्छा ये तो वही था, हाँ ये है। 15 में क्या कहा गया है, 15 में पूछा गया है समीर वॉज स्टार्विंग फॉर मोर देन 24 आवर्स, सडनली हिज ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्ड and several changes happened in his body to maintain homeostasis in the body. His biology teacher later explained that it was an emergency situation which was taken care by his nervous and endocrine system. 24 आवर्स से है स्टार्विंग, तो उसका अचानक से ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया है ना, क्योंकि फूड गया नहीं है बॉडी में। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, गिव एग्जाम्पल विद देयर सिक्रेशन। ये जो ऊपर 3 लाइंस दी गई हैं, हमें इसको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एग्जाम्पल बताओ सिक्रेशन की। समझते हैं, देखो ध्यान से। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है। ये क्या करती है,
दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में हार्मोन को सेक्रेट करती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, ये एग्जाम्पल चल रहा है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है। पेनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकोजन निकलता है। एडर्नल ग्लैंड से एडेनेलाइन निकलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ द कोऑर्डिनेशन वुड हैव हैपेंड in his body when his blood sugar level dropped to a low value. Explain how coordination. देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन वुड हैव हैपेंड इन हिज बॉडी व्हेन हिज ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप टू लो वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोजन रिलीज होगा वहाँ पर। क्या होगा? ग्लूकोजन रिलीज होगा जो पेनक्रियास से निकलता है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये इसका काम क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था ना समीर ने, ये है। नेक्स्ट पूछा गया है, इफ़ ही वॉज नॉट स्टार्विंग एंड हैड ईटन फूड हाई इन शुगर व्हाट वुड हैपन इन हिज बॉडी। अब जब स्टार्विंग नहीं करी है उसने और हाई शुगर ले रहा है, तो इंसुलिन वुड बी रिलीज टू लोअर ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करेगा? जो शुगर लेवल है उसको कम करने का काम करता है। जिसमें इंसुलिन रिलीज नहीं होता है उनको डायबिटिक हो जाती है, ऐसे पर्सन को। पहुंच गए? नेक्स्ट क्या पूछा है? हाँ, ये तो हो गया है कंप्लीट, क्लियर हुई बात आपको। नेक्स्ट पूछा गया है, एमंग द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी द मेजर न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। Which nutrient is digested first in human body? Mention the digestive enzyme involved. हमें बताना है कौन सा न्यूट्रिशन डाइजेस्टेड होगा ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले, और डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम। सबसे पहले डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे पहले मुंह में फूड आता है तो हम लोग च्यूइंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड फर्स्ट इन द ह्यूमन बॉडी। कौन करता है? माउथ में सेलिवरी एमिलेज होता है, उसके जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ pH 1.2 इज सेक्रेटेड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेशन इन डाइजेशन। देखो, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इसका काम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन को करता है। पेप्सिन, पीपी रूल बताया था, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो हम लोग फूड खाते हैं उसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया चले जाते हैं, उसको भी ख़त्म करने का काम यही करता है। और ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को, बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में चेंज करने का काम भी यही एसिड करता है। 1.2 जिसका पीएच है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लियर? ये हम लोगों ने बायो का पूरा सेक्शन पढ़ा है। अब हम लोग करते हैं केमिस्ट्री का, समझते हैं। आ जाओ, देखो केमिस्ट्री में क्या कहा गया है, ध्यान समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ ब्लड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन बताना है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट की वजह से ब्रेक डाउन होना। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। ये क्यों है? क्योंकि बैलेंस है। देखो कैल्शियम इधर एक है, इस साइड में देखो एक है, कार्बन वन कार्बन वन। ऑक्सीजन देखो 3 लगा है, तो 3 लगा है ये सिर्फ ऑक्सीजन का है। यहाँ पर गिनो, एक ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, 2 और 1 3। तो बैलेंस थर्मल केमिकल इक्वेशन हो गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन। एसिड और बेस को मिक्स करा इक्वल प्रोपोर्शन में, तो सिंपल सी बात है न्यूट्रल हो जाएगा, और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि एसिड और बेस को मिक्स करा इक्वल प्रोपोर्शन में तो न्यूट्रल ड्यू टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फिर भी आप लोग पढ़ लेना ये। द रिजल्टिंग सोल्यूशन टर्न्स द लिटमस पेपर ग्रीन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सोल्यूशन। तो सिंपल हो गया कि वो न्यूट्रल है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। Which of the following alloy is used in electrical industry for making fuse wires? देखो कौन सा एलॉय यूज होगा? शोल्डर यूज होगा, क्योंकि फ्यूज वायर को बनाने में शोल्डर का यूज किया जाता है। और ये क्या है? एलॉय है। एलॉय क्या होता है?
दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके एलॉय बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर की बेस से रिएक्ट कर देते हैं तो अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लर्न कर लेना ये आप लोग, क्या कर लेना, लर्न अच्छे से। A copper vessel becomes green and exposure of moist air for a long time. This is due to copper vessel green हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ गई ना, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर या एसिड वगैरह है उसकी वजह से एक लेयर चढ़ गई किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसकी लेयर आ जाती है जिस वजह से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस, कौन सा, होमोलोगस सीरीज इज करेक्ट। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और डिफरेंस CH2 का होता है। एक बात और बता दूं होमोलोगस सीरीज के बारे में, ध्यान से देख लेना। देखो होमोलोगस सीरीज में एक ये भी होता है कि जैसे कि मैंने लिखा C2H5OH, कार्बन दो हैं तो एथेनॉल हो गया, थ्री थ्री, देखो 2 2 4 और 1 5 हुआ, 3 2 6 और 1 7 OH। अब इसमें देखो कितने का गैप है कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन और 7 में से 5 गए, 2 हाइड्रोजन, ये गैप नज़र आया। और मास कितना नज़र आ रहा है, मास देखो इसका होता है 12 और इसका होता है 1, 2 1 2 और 12 14 यूनिट मास का डिफरेंस है और CH2 का डिफरेंस है। और देखो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम। तो होमोलोगस सीरीज में ऐसा देखने को मिलता है। ये सीरीज क्या कहलाएगी, होमोलोगस। आप किसी का भी बना सकते हो। तो इसमें क्या पूछा गया, ऑल मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंस कितने का होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 का। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द वंस दैट करेक्टली एक्सप्लेन द रीजन। सिंपल सी बात है, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, यूजलेस हो जाएगा ना, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड सेट इनटू अ हार्ड मास। जैसे कि आपने सीमेंट देखा है, सीमेंट में क्या होता है, हल्का सा भी नमी लग जाए तो वो कैसा हो जाता है, पत्थर बन जाता है। सेम POP भी क्या है, जो आपकी फोर सीलिंग वगैरह में यूज़ होती है वही तो है। प्लास्टर जब हड्डी वगैरह टूट जाती है उसमें प्लास्टर लगता है तो एकदम बिल्कुल जाम हो जाता है वो, तो उसे काट के हटाया जाता है क्योंकि वो कैसा हो जाता है, पत्थर। तो सिर्फ मॉइस्चर के एब्जॉर्ब में कैसा हो जाएगा, हार्ड मास हो जाएगा वो। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन है, सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। बिल्कुल सही है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीजन, बोथ सोडियम and पोटेशियम रिएक्ट vigorously विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एयर। सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। इट इज राइट। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हाउ एथेनॉल, इसमें बताना है हाउ एथेनॉल कन्वर्टेड। देखो explain how ethanol can be converted into ethene using concentrated sulfuric acid. Also state the role of concentrated H2SO4 in this reaction. ध्यान से देखना कि हमें बताना है how ethanol can be converted into ethene. एथेनॉल अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या है फॉर्मूला, C2H5OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस और टेम्परेचर कितना है 170 डिग्री सेल्सियस। किस में बदल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कंसनट्रेशन इसका क्या काम हुआ, डिहाइड्रेशन करने का काम हुआ क्योंकि इससे पानी बाहर निकल गया। क्या बचा, C2H4, C2 मतलब कार्बन दो मतलब एथीन हो गया। क्या हो गया ये, एथीन, डबल बॉन्ड है इसमें। द कंसनट्रेशन H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसा कि बताया था। ये क्या करेगा, रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको अलग करेगा और एथेनॉल को कन्वर्ट कर देगा एथीन में। आंसर राइटिंग समझ रहे हो कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है
द डायग्राम बिलो शोज अ टेस्ट ट्यूब इन विच अ जिंक स्ट्रिप, ये जिंक स्ट्रिप लगी हुई है, ये HCl है, react with dilute hydrochloric acid and the gas produced is collected in the inverter test tube। ये देखो उल्टी एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, इसके अंदर गैस कलेक्ट हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द गैस कलेक्टेड एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म हाइड्रोजन। देखो मेटल क्या है? जिंक। जिंक ने किससे रिएक्ट करी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, 2HCl, ये बैलेंस के लिए आया है। तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, तो ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पूछा गया नेम द मेथड यूज टू कलेक्ट द गैस एंड जस्टिफाई बाय दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट। देखो टेस्ट ट्यूब जो ऊपर लगी है वो कैसी लगी? इन्वर्टेड लगी हुई है। कलेक्शन ऑफ गैस बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्या है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से हो रहा है ऑफ वाटर। क्यों? हाइड्रोजन गैस क्या है? इनसोल्यूबल है वाटर में। हाइड्रोजन गैस वाटर में इनसोल्यूबल है और लाइटर है एयर से, सो इट डिस्प्लेस वाटर इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब एंड कलेक्ट एट द टॉप विदाउट मिक्सिंग द एयर, बिकॉज इट इज़ लाइटर, तो मिक्स होगी नहीं उसमें, और टेस्ट ट्यूब जो इन्वर्टेड लगी है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। पहुंच गए। सजेस्ट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द गैस। तो टेस्ट बताना है सिंपल। हाइड्रोजन गैस के पास में एक जलती हुई कैंडल ले जाएं, उसके माउथ के पास में टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द गैस, तो एक पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। क्या करें? एक कैंडल जलती हुई ले जाए, पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, तो हम क्या देंगे? उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। आंसर राइटिंग देख लो किस तरीके से लिखनी है। अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो बात मान लो, जिन्होंने मैथ्स में बात मानी वो फुल करके आए हैं, अच्छा करके आए हैं, है ना, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि आंसर राइटिंग की वजह से मैंने अपने आप से एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को लिखे हैं। नेक्स्ट पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब हाउ सोप क्लीन ऑयली डर्ट फ्रॉम क्लोथ। सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम शोइंग द क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप मिसल फॉर्मेशन। देखो सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है, समझते हैं। सोप फॉर्म्ड होता है रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल, जो गंदगी होती है जिसे डर्ट बोलते हैं, विच इज़ अ, देखो क्या लिखा है, ट्रीग्लिसराइड, ये एस्टान में वर्ड है, क्या है? ट्रीग्लिसराइड। फैट और ऑयल ये डर्ट, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल और सोप बनेगा। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल और सोप। क्या लिखेंगे अब इसमें, समझना। देखो सोप मॉलिक्यूल्स में दो एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो नॉन पोलर होती है, ये किस साइड होगी? अट्रैक्टेड टू द ऑयल एंड ग्रीस, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। हाइड्रोफिलिक हेड है वो पोलर है, अट्रैक्टेड टू वाटर। हाइड्रो, देखो फोबिक मतलब डर, फोबिया मतलब डर, इसकी वजह से ये पानी से दूर होगा। फिलिक मतलब वाटर का फ्रेंड, तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। क्लियर हुई बात? इसका मिसल्स का आप लोग डायग्राम बना लोगे जो बना हुआ है एनसीईआरटी वाली बुक में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में कहा गया अ स्टूडेंट क्लेम्स ऑल मेटल्स आर सॉलिड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक स्टूडेंट ने कहा है सारे मेटल सॉलिड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड करेक्ट इट विद टू एक्सेप्शंस इन ईच केस। एक्सप्लेन वाई दीज एक्सेप्शंस बिहेव डिफरेंटली। समझते हैं। देखो स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट का इनकरेक्ट है, ऐसे ही आप आंसर लिख के आते हो, आपको लगता है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? सॉलिड एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी जो है वो है तो मेटल लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, और वो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि सब सॉलिड होते हैं, सब में तो मरकरी भी तो आती है। कंडक्टिविटी एक्सेप्शन भी है, जैसे टंगस्टन है
इट इज़ वेरी लोअर, बहुत ही कम कंडक्टिविटी है कंपेयर टू अदर मेटल्स। तो इन दोनों की वजह से उसका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। नाम याद रखना, टंगस्टन में लोअर कंडक्टिविटी है और सॉलिड में क्या है एक्सेप्शन, मरकरी को लिया है। नेक्स्ट है, अ फैक्ट्री यूजेस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन, सीओ फॉर्मूला होता है टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट गैसियस बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द एटमॉस्फेयर। देखो क्वेश्चन मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, उससे आपके अंदर से डर निकलेगा। ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, a teacher added a small amount of water to quicklime in a beaker and observed a vigorous reaction, producing heat and forming a white suspension of select lime. Later, carbon dioxide gas was bubbled through the suspension, resulting in the formation of a solid that turned the solution milky. मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा, बीच में मेरा ये ध्यान भी हट गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कीवर्ड्स में जाऊँगा। कैसे, रिएक्शन इन्वॉल्व, जैसे कि CaO H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकल रही है। सेकेंड रिएक्शन ये दी गई है। अच्छा, दोनों रिएक्शन मैंने ध्यान से देखी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई इज द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर क्लासिफाइड एक्सोथर्मिक। साफ साफ दिख गया, देखो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर की करी, हीट निकल रही है। हीट जब प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में तो कह देंगे ये एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रही मेरी? लेकिन ऊपर पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी था, जिससे आपका माइंड यहाँ पर फोकस हो। वॉट कॉजेज द सोल्यूशन टू टर्न मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम से पास करते हैं, क्यों सॉल्यूशन मिल्की हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या हुआ, कैल्शियम, देखो ये क्या है, सिलेक्ट लाइम। एक तो कंफ्यूजन ये भी अपना हटा दो, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है जिसका फॉर्मूला CaO है। CaOH का होल टू है, ये सिलेक्ट लाइम है, ये सिलेक्ट लाइम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, दिया रिएक्शन ना। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया और वाटर निकला। नेम द प्रोसेस of using quicklime to remove acidic gases and explain its importance in the environmental protection. Name the process of using quicklime to remove acidic gases. Acidic gases को remove करने के लिए क्या प्रोसेस है, समझते हैं। देखो इधर आ जाओ, आंसर देखो, अभी मैंने ये दोनों बता दिए, अब ये वाला है फ्लू गैस डीसल्फ्रीजेशन FGD और स्क्रबिंग बिकॉज इट रिमूव्स हार्मफुल एसिडिक गैसेस। ये क्या करता है, हार्मफुल एसिडिक गैसेस को रिमूव करता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने का काम करता है। और वाले में क्या पूछा है, सजेस्ट व्हाट हैपन इफ एक्सेस CO2 इज पास थ्रू द मिल्की सस्पेंशन एंड राइट द रिएक्शन। अब हमने CO2 को, जो ये बन के आया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें CO2 और डाल दें, तब क्या होगा, तो जो मिल्कीनेस है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा। देखो देखो इधर देखो, CaCO3 में कार्बन डाइऑक्साइड डाला और वाटर, इससे मिलके क्या बना, कैल्शियम बाई कार्बोनेट Ca ब्रैकेट HCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या करेगा, जब हमने CO2 इसमें और डाल दिया तो फॉर्म सोल्यूबल कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कॉजिंग द मिल्की सोल्यूशन टू क्लियर अप। मिल्की सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जब हम CO2 को और पास करेंगे उसके बाद मिल्कीनेस फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 कलरलेस लिक्विड। 3 कलरलेस लिक्विड दिए गए हैं, HCl, NaOH, डिस्टिल वाटर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन पेपर में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तभी मैं बहुत एक एक ध्यान से पढ़ रहा हूँ। अब समझना, अब हमें बतानी है, एक एक्टिविटी करनी है और इंडिकेटर का यूज करना है। देखो अब इन तीन हैं, देखो समझना, हमने क्या करा, HCl ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड में, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड में ब्लू लिटमस वाला रेड में हो जाता है। NaOH ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज।
H2O वाटर ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज। अब एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर भी होता है, तो आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट ये लिख देंगे या ये लिख देंगे। दोनों लिखने वाली आंसर शीट बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये कंप्लीट आंसर है ना। अब इसमें क्या हुआ, HCl मैंने रेड लिटमस पेपर लिया तो उसमें क्या चेंज होगा, नो चेंज। HCl रेड लिटमस पेपर में डालेंगे रेड ही रहेगा, NaOH डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, वाटर में नो चेंज। समझते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है एसिड में, रेड लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू बेस में। हमें ये दोनों लिखने होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाटर में तो नो चेंज। राइट द रिएक्शन दैट अकर व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH। HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा, बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, क्या HCl प्लस NaOH एसिड की बेस से रिएक्ट करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। आगे क्या है, स्टेट वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जस्टिफाई योर आंसर। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रखते हैं क्योंकि जिस पे ये मिलाते हैं HCl और NaOH, उसके सराउंडिंग में टेस्ट ट्यूब पकड़ने में गर्म हो जाती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक माना गया है। तो सराउंडिंग उसकी कैसी होती है, गर्म होती है। सजेस्ट वन रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन रियल लाइफ बहुत आसान है, जब हमारा डाइजेशन नहीं काम करता, इनो वगैरह ये सब वगैरह लेते हैं हम लोग, ट्रीटिंग इन डाइजेशन विद एंटासिड, एंटासिड का यूज़ करेंगे, है ना। पुदीन हरा है, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जलन अलन को कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है, देखो ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, मेटल नॉन मेटल चैप्टर से है ये। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और गैंग फ्लक्स, इन तीनों को बताना है। हाउ इज गैंग रिमूव फ्रॉम सल्फाइड और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, वाई इज स्लैग फॉर्म इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड हाउ इज इट यूजफुल। ध्यान से देखो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, समझो। इसमें कहा गया है और जो है वो नेचुरली अकरिंग, कैसा है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है, रॉक फ्रॉम विच अ वैल्यूएबल सब्सटेंस है। जैसे कि मेटल हमारे लिए वैल्यूएबल है, वैसे और भी वैल्यूएबल है इकोनॉमी के लिए, इस तभी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गैंग क्या है, अनवांटेड अर्थी रॉकी मटेरियल है जो ओर के साथ में मिलता है, वो गैंग है, ये इम्प्योरिटी होती है। फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है एडेड टू द ओर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन टू रिमूव गैंग, फ्लक्स का यूज करके हम गैंग को रिमूव करते हैं ओर से। फिर पूछा था हाउ इज गैंग रिमूव फ्रॉम सल्फाइड ओर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। अब देखो गैंग इज रिमूव फ्रॉम सल्फाइड ओर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन यूजिंग फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेपर किसी भी लेवल में जा सकता है, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ, है ना। स्लैग इज फॉर्म टू रिमूव इनफ्यूजिबल गैंग, जो आपको नहीं आता है उसे अच्छे से समझ के, ये मैंने आंसर्स लिखे हैं, लर्न कर लेना, कॉपी में लिख भी लेना। बाय रिएक्टिंग इट विद अ फ्लक्स इट इज यूजफुल एज इट इज फ्यूजिबल लाइटर देन द मॉल्टन मेटल एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द मेटल प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो मेटल को प्रोटेक्ट करती है, कोरोजन से बचाती है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आ गए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है समझते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है अ बॉटल इज ब्यूड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन बिलो। ये देखो बॉटल रखी हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है। आधे लोग तो फिगर समझने में गलती करते हैं। द बॉटल अपीयर्स इन्वर्टेड एट फर्स्ट, द बॉटल इज नाउ मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ लेके जा रहा है, तो क्या होगा। पूछा है एट विच ऑफ जस्ट क्रॉस द मार्क पॉइंट विल द इमेज अपीयर अपराइट। अपराइट मतलब सीधी खड़े होना, अपराइट मीन्स सीधी खड़े होना। तो जब बॉटल किस पॉइंट पे ले जाएं, पी पर ले जाएं, यानी कि बिहाइंड द, इसके पीछे ले गए 2F के पीछे, तो कौन सा है, पी पर ले जाने पर हमें ये सीधी दिखेगी, बिटवीन है ना। क्लियर ये बात। नेक्स्ट इन द डायग्राम गिवन बिलो, ध्यान से देखना, एक्स और वाई दिया गया है,
आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट, द कलर ऑफ बाई रिप्रेजेंट। अब ध्यान दो, ये प्रिज्म कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा रखा है। कैसा रखा है, उल्टा रखा है। जब प्रिज्म ऊपर होता ऐसे, जब ये कहने का मतलब है, जब प्रिज्म, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखना जरा ध्यान देना, जब प्रिज्म ऐसे रखा होता इस टाइप से, तो ये लाइट जाती, लाइट जाने के बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता, ये ऐसे निकलती और ऐसे निकलती। विव ग्योर के अकॉर्डिंग ये वॉयलेट होता, ये रेड होता। अब प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो ये भी तो उल्टे हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर को, क्योंकि ये भी तो उल्टे हो गए, ऊपर वाला नीचे आ गया ना, तो क्या हो गया, रेड। रेड कलर क्या होता है, डेंजर सिग्नल होता है। आपने देखा है डेंजर सिग्नल रेड कलर में होता है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन रीजन, डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ बिल्कुल सही है, हर एक रूम में उनका अलग स्विच है, जैसे फैन का, रॉड का, सब अलग अलग स्विच है ना, तो ये पैरेलल है डोमेस्टिक में। तो पैरेलल सर्किट हैव सेम करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, नो, पैरेलल में करंट डिफर होता है, पैरेलल में करंट डिफर होता है। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रीजन यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताओ, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट। ध्यान समझना इसकी आंसर राइटिंग कैसे होती है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पर। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 5 वोल्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, जो 5 वोल्ट है इसका मतलब है 5 जूल का काम हुआ है, इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। कैसे ये बात पता चली, मैं आपको इसमें भी करके बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का काम हुआ है, यानी कि 5 जूल की एनर्जी खर्च हुई। चार्ज को कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए। चार्ज को कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए। किस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आए। कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। कैसा चार्ज था, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। इन तीनों बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है आ रूम हैज़ 2 लैम्प, एक रूम में 2 लैम्प हैं, 60 वॉट और 220 वोल्ट है। दूसरा लैम्प है 100 वॉट का और 220 वोल्ट सप्लाई है। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों में 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है। विच लैम्प ग्लो ब्राइटर। देखो एक बात बता दूं, वोल्टेज की सप्लाई सेम है, पावर देखो किसकी ज़्यादा है, पावर 100 वॉट की ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। रीज़न क्लियर। अब मैं इसको कैसे आंसर शीट में लिखना है ये भी देखो। आंसर शीट में लिखने का तरीका देखो, पहला लैम्प फॉर्मूला P इक्वल टू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। हमने पावर 60, वोल्टेज 220 का स्क्वायर R1, तो पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही सेम दूसरे लैंप के लिए करा। इसका मतलब ये हुआ 100 वॉट की पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हाँ, देखो पावर किसकी ज़्यादा है, दूसरे लैंप की, तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इस तरीके से आंसर लिखना है, ना कि लैंग्वेज में देना है, प्रॉपर बेस ही जाना है। क्लियर ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर is 100 volt when it draws a current of 3 ampere from the source. What current will the motor draw if the potential difference is decreased to 80 volt? अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इसमें क्या ये लोग कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझ में आई। 100 वोल्ट है, हाँ है। व्हेन यू ड्रॉ अ 3 एम्पियर करंट, समझना। देखो 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 क्या बता रहा है इसमें, कितना है 100 वोल्ट, समझना। तो हमने वोल्टेज लिख लिया 100 वोल्ट, ठीक है। करंट कितना है, करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट हो गया। अब रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। क्या फॉर्मूला है, बी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वी कितना है 100, आई कितना है 3, 3/100 कट कर सकते हैं इसको, या फिर इतने ही छोड़ दें। क्लियर हो गई, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 80 वोल्ट, मतलब मोटर जो पोटेंशियल है वो कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अब क्या करो, नाउ पोटेंशियल को 100 से कितना ले आओ, 80 ले आओ, लिख लिया। रेसिस्टेंस कितना यूज़ होगा, 100/3 यूज़ होगा। ये क्यों सर यूज़ हुआ, ये वाला क्यों यूज़ हुआ, रीज़न ये है, रीज़न ये है क्योंकि रेसिस्टेंस इस सर्किट में जो आ रहा है जिसका करंट 3 एम्पियर है, हमें इस वाले का बताना होगा करंट कितना है, क्योंकि हमने वोल्टेज कम कर दिया। तो सेम फॉर्मूला, आर इजक्वल टू वी अपॉन आई। आर कितना है, आर है 100/3, वी कितना है, वी है 80, आई कितना है फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, आई की इधर 3 की इधर, देखना आई इजक्वल टू 80 × 3 है ना, और ये 100 इधर होगा मल्टीप्लाई का, डिवाइड में चला गया, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 4 3 जा 12/5 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। पहुंच गए, इसको और भी कट कर सकते हैं ना, 2 डेसिमल में ला सकते हैं। समझ में बात आई, सॉल्विंग क्लियर हुई। एक बार फिर से बता दूं, चलो बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ, देख लो एक बार फिर देख लो, कोई बात नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना मोटर का 100 वोल्ट, करंट कितना है 3 एम्पियर का। तो इस वाली लाइन से हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस। कैसे निकाला, अभी आपको दिखाया था, इस तरीके से 100 वोल्ट था 3 एम्पियर था, तो रेजिस्टेंस निकाल लिया। पहुंच गए, फिर क्या है, वॉट करंट, हमें क्या बताना है, करंट बताओ मोटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 80 कर दे। मोटर तो वही है ना, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। देखो तो क्या कर दे, 80 कर दे। देखो क्या हुआ, वोल्टेज 80 कर दिया, रेजिस्टेंस तो वही है क्योंकि मोटर सेम है, वोल्टेज सिर्फ चेंज हुआ है, करंट निकाल लिया। किस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज, कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसको रखा गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इमेज डिस्टेंस बतानी है, नेचर बताना है, साइज बतानी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर रहे हैं, समझो। हम लोगों को ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो हम कैसे लिखते हैं, HO मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई, कितनी दी गई है, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन निगेटिव। फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अब बात समझना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो ये कैसा होगा, निगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। क्या लगा दें, मिरर फॉर्मूला लगा दें, क्यों, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है। आप क्या लिखोगे, मिरर फॉर्मूला, बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, इतना उन्हें पता नहीं किस बात का डर है, भूत ऊत आ जाता है जाने के हमके ऊपर। अरे सिंपल भैया, आप क्या करो, सर आप आराम से जो बात बता रहे हैं, जहाँ टोक रहे हैं वहीं पर ध्यान दे दो।
ये मिरर फॉर्मूला है, क्वेश्चन में मिरर कहा गया है, लेंस नहीं लगाना है। इतना कहने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर निगेटिव कराएंगे और आके कहेंगे कि अरे पेपर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अरे सर जहाँ रोक रहे हैं वहाँ रुक जाओ, समझ लो सर क्या कह रहे हैं। फोकल लेंथ निगेटिव, क्यों, कॉनकेव मिरर, बार बार इसीलिए बोलते जाके आपके माइंड में वो बात रुक जाए। समझ रहे हो बात को। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, कुछ नहीं बचा अब इसके बाद में, सिंपल 1y माइनस 1y15 इक्वल टू, हमें v फाइंड करना है, प्लस u 1y माइनस 30। अब गलती क्या होती है, साइन की प्रॉब्लम होती है, समझना, समझो बात को ध्यान से। ये माइनस का है, माइनस का है तो माइनस का ये फ्रैक्शन इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस का 1y15 प्लस का 1y30 इज इक्वल टू 1y v। अब देखो, देखो जरा एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आया 30 माइनस 15 में कब आता है 2 जा 30 1 जा 1y v। अब क्या करें, अब देखो यहाँ तक पहुँचने के बाद में 2 में से 1 गए, 1 किसका, माइनस का, माइनस का 1y30 इज इक्वल टू 1y v। ये आंसर नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल में साइन नहीं चेंज होता है, साइन लगाना है माइनस का। तो ये हमारी आ गई इमेज डिस्टेंस। माइनस साइन क्या शो कर रही है, माइनस साइन जो निगेटिव साइन आया है, निगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रही है क्या, मैं लिख लेता हूँ, शो डैट, क्या दिखा रही है आपको निगेटिव साइन, कि फ्रंट ऑफ द मिरर है। कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। पहुंच गए, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। नेचर और साइज बताना है, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला है। मिरर में यहाँ माइनस आता है। एक और फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू पुट कर लें, माइनस, ध्यान देखना यहाँ साइन की गलती होती है। वी देखो ये फॉर्मूले का माइनस लगाया, वी भी निगेटिव है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अपॉन यू भी निगेटिव है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। एच आई बतानी है, एच ओ गिवन है 5। अब देखो -30 कैंसिल, माइनस अभी जीवित है यहाँ पर, ये 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा, -5 इज इक्वल टू एच आई। कोई मुश्किल है क्या बताओ इसमें, एच आई इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ये आ गई इमेज की साइज। अब क्या बताना है, नेचर। अब देखो कैसा बना, कॉनकेव मिरर है, रियल और इन्वर्टेड। नेचर यहाँ लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर है रियल और इन्वर्टेड। कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। साइज देखो यहाँ पर कितना था 5 सेंटीमीटर, इमेज का साइज भी कितना है 5 सेंटीमीटर, सेम साइज, साइज में कोई चेंज हुआ, सेम साइज, नो चेंज। क्लियर हुई बात, यहाँ तक पहुँच गए, 3 से 5 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तभी मैं खुद एक एक आंसर सैंपल पेपर से करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या ऐसी वजह है कि पेपर छूट जाता है। हम लोग देखो सेक्शन कौन सा है, ये फिजिक्स का लास्ट पोर्शन पे आ गए, अभी 1 घंटा तक नहीं हुआ है, जबकि मैं इतनी बात आपको और समझा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 70 वॉट, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है 70 वॉट का, एक कैटल है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है, क्वेश्चन की रीडिंग पे ध्यान दो, एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 240 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। देखो अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, पढ़ा मैंने तो समझा भी मैंने, है ना। ऐसे ही जब सर पढ़ते हैं धीरे धीरे आप भी वैसे ही पढ़ा करो और समझा करो क्या पूछा गया। अब देखो मैं सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले हमें कुछ बातें जो दी गई हैं क्वेश्चन से ही मैं लिख रहा हूँ, समझो। क्वेश्चन नंबर 36 है ये अपना, एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में हमें दी गई है पावर, क्योंकि वॉट में पावर होती है 70 वॉट। फिर वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज तो 220 दिया गया है,
क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम होगा। फिर इस लैंप का हम लोग करंट निकाल लें। करंट कैसे निकाल लें? आई, लैंप है तो 1 ले लो, 3 चीज़ें ना, कैटल भी है और वाटर फिल्टर भी है, तो लैंप के लिए मैंने करंट I1 ले लिया। P इज इक्वल टू फॉर्मूला VI होता है, तो I इज इक्वल टू P/V। फॉर्मूला लर्न ना हो, लर्न कर लेना, शीट बनी हुई है अपनी। P/V, P कितना है 70, V कितना है 220। इसको कट कर लें, इसको कट कर लें। वोल्टेज कितना है, सॉरी वोल्टेज 240 है, ज़्यादातर टू, देखो अब ज़रा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या ध्यान दो, वोल्टेज ज़्यादातर कितना होता है 220। यहाँ आओ, यहाँ आओ, ज़रा पास में आओ, पास में आओ, देखो कितना दे रखा वोल्टेज 240, देखते हो, समझ रहे हो? देखो सर को धोखा हो गया, ज़्यादातर 99.99% 220 देते हैं, लेकिन यहाँ कितना दे दिया 240 वोल्ट। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर। तो हम लोग कितना यूज़ करेंगे 220, 220 की जगह पे 240 का यूज़ करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया है, ये आ गया है 7/24। करंट है तो एम्पियर यूनिट हो गई। क्लियर? ऐसे ही कैटल का निकाल लें। कौन सी कैटल है? इलेक्ट्रिक कैटल है। देखो इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल का कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक कैटल में हम लोगों को वोल्टेज है 240 वोल्ट, ये गिवन है, और रेसिस्टेंस गिवन है इलेक्ट्रिक कैटल का 40 ओम। इसमें पावर गिवन थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से बीर फॉर्मूला है अपना, वहाँ से करंट निकालें। इसके लिए I2 कर दें। I2 क्या होता है? I2 V/R हो जाएगा। V कितना 240, R कितना 40, जीरो जीरो कैंसिल, 4 6 होता है, 4 6 24, एम्पियर में आ गया। अब क्या निकालें? वाटर फिल्टर। क्या निकालें? वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर में क्या होता है? वाटर फिल्टर में वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट, और क्या दिया गया है वाटर फिल्टर में? रेजिस्टेंस गिवन है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन से निकालना हो चीज़ें। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? रेजिस्टेंस 400 ओम गिवन है। ओम्स लॉ लगा दूं। ओम्स लॉ क्या होता है? वी, तो I3 ले लूँ इसका, V/R। V कितना है 240, R कितना है 400, जीरो जीरो कैंसिल, 4 10 4 6, एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.6 एम्पियर। तीनों के करंट आ गए? हाँ सर आ गए। हम लोग टोटल करंट निकाल लें? हाँ निकाल लें। पहुँच गए यहाँ तक? यहाँ तक पहुँच गए? टोटल करंट निकाल लूँ? मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं कर रहा हूँ, आपको सही से करना है। देखो टोटल करंट I इज इक्वल टू, इसमें पता क्या खास बात है, मैं अगर इसको हटाऊँ तो ये पूरा हट जाएगा, इस वजह से मैं इस साइड कर रहा हूँ। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट को ऐड कर दो। तीनों करंट में देखो पहला क्या है, पहला है 7/24, दूसरा क्या है 6 एम्पियर, तीसरा क्या है 0.6। अब इसको ऐड कर लें, ऐड करके निकाल लें। इसको भी डेसिमल में कर सकते हैं ना, इसको डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं 7/24 को, तो ये टोटल करंट आ जाएगा। तो जब इसको 24, देखो 6 में 0.6 जोड़ो, 6.6 हो गया, और जब इसको काटोगे 27 से 24, तो 6 पॉइंट, देखो ये डेसिमल में कुछ जाएगा, तो लगभग लगभग मैं 6.8 ले रहा हूँ, 2 के आसपास जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे जीरो आएगा। 24 2 48 होता है, 24 3 बिगर हो जाएगा, 70 से ऊपर निकल जाएगा। तो जब इसको मैंने काटा 0.2 के आसपास आ रहा है, 0.2 और 0.6, 0.8 हो गया, और 6 जोड़ो 6.8 एम्पियर करंट आ गया। आप डिवाइड कर लेना, ये मैंने मेंटली कर ली है। करंट आ गया। अब हम लोग क्या निकालें? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V/I। V कितना है? V है 240, I कितना है 6.8, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। अब इसको काट लो, काटने के बाद में लगभग कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। इसको काटें, 4 1 4, 2 बचे, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 17 से इसको काटे, 17 3 51, क्योंकि 60 है ना, 51 34 पॉइंट
8 के आसपास जा रहा है ओम, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, 17 से जब 600 काटेंगे तो 34.8 आ रहा है, क्योंकि 60 है ना, तो 17 थी, जब 51 जा रहा है ये। पहुँच गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन में निकला। अलग अलग पहले करंट निकाला तीनों का, तीनों करंट ऐड कर लिया, रेसिस्टेंस निकालना था। देख लो क्वेश्चन में कहा गया था, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तीनों ये सब चीज़ें दी गई थी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन सेम सोर्स एज मच 3 अप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट, रेजिस्टेंस बताना था और क्या बताना था, रेजिस्टेंस बताना था और क्या, करंट। तो हम लोगों ने देखो ये निकाला है, क्या निकाला है, करंट निकाल लिया और रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है। सोलेनाइड क्या है, देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, समझना बात को। सोलेनाइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, मैनी टाइटली टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर से कवर होता है ना। अब इसका फिगर बनाना है, और करंट कैरिंग सोलेनाइड और बार। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह मुझे देखने को मिला है, मैंने और भी एक जगह कवर कर रखा है ये, अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड से रुकना, मैंने ये लिख रखा है, करंट कैरिंग भी है और हाँ अगले पेपर में भी ये कवर है। ठीक है, अब देखो देखना जरा, पेपर नंबर कौन सा है, ये पेपर नंबर सेकेंड है। सेकेंड पेपर का क्वेश्चन 33 में भी ये कवर है, 33, ये रहा, ये देखो, ये सेकेंड पेपर का देखो 33, व्हाट इज सोलेनाइड, ड्रॉ पैटर्न, करंट कैरिंग सोलेनाइड और वार मैग्नेट, है सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया। व्हाट इज सोलेनाइड, ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग सोलेनाइड और बार वाला। तो समझो, देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, समझना, समझो। अ सोलेनाइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल, सोलेनाइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है ऑफ वायर एक्टिंग एज अ मैग्नेट व्हेन कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर्स पर लपेटे गए हैं टाइटली, वो क्या करेंगे, मैग्नेट को लेके जाएंगे। पीछे भी आंसर मैंने लिख रखा है ना, और ये भी है। अब बार वाला पहला पूछा है, करंट कैरिंग सोलेनाइड और वार मैग्नेटिक, दो है ना, करंट कैरिंग सोलेनाइड और वार मैग्नेट, समझो। द मैग्नेटिक फील्ड, आंसर राइटिंग देखना जरा ध्यान से, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनाइड, अंदर कैसी होंगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगी, जो इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। सेकेंड का, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, कहाँ से, नॉर्थ से, एंड मर्ज, ये इमर्ज है और ये मर्ज है, MERGE, इनटू द साउथ पोल एक्सटर्नली फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप, कैसा, क्लोज लूप, इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स एंड वीकेस्ट इन द मिडिल। ये आंसर इस तरीके से लिखना है इसका। अब देखो मैं फिगर से भी बता देता हूँ, फिगर समझ लो, फिगर देखो क्या है, फिगर में समझना कि एक ये मैंने बनाया है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर वायर लपेट दिए, ठीक है, क्या कर दिए, वायर को लपेट दिया इस टाइप से, या ये सॉफ्ट आयरन बना दी, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दूं, वायर लपेट दूं, ये अंदर से जाएगा फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे करके वायर ये लपेट दिए। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस आप बात को समझ लो, बुक में ये फिगर दिया है, मैं मेन काम की बात बता रहा हूँ इसमें। इस तरीके से लपेट दिया, और ये एक तार जो निकलेगा, जो तार आएगा ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, और जो इधर से तार होगा, इधर से तार आएगा वो इधर आ जाएगा। ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा निगेटिव, बड़ा पॉजिटिव, छोटा निगेटिव, ठीक, बड़े से करंट जाएगा। अब करंट जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होंगी, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना। जब करंट, यहाँ देखना, यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, जब करंट ऊपर से नीचे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, सर्कुलर। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी कि कर यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसे, एक,
2, ऐसे ही देखो 3 और ये 4। क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बनाना ज़रूरी है। क्या है? डायरेक्शन बनाना ज़रूरी है। ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ की तरह। अंदर कैसी होगी? ये अंदर के लिए। ये कैसी है? अंदर के लिए। ठीक है। ये फिगर बनेगा इसके पीछे, और साफ बुक में देख लेना। पहुँच गए? मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, समझना ज़रा ध्यान से। ये एक बार मैग्नेट मैंने बनाई, क्योंकि अब बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट होगी। ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। यहाँ से रेज निकलेंगी, कहाँ जाएंगी? साउथ के लिए। नॉर्थ से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी? साउथ के लिए। नॉर्थ से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी? साउथ के लिए। नॉर्थ से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी? साउथ के लिए। ठीक है। इमर्ज, इसको बोलते हैं इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ और मर्ज फ्रॉम साउथ। और देखो ये अंदर कैसी हैं? साउथ से नॉर्थ। 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 यूनिफॉर्म है ना अंदर। तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। और क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं? इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट ये करेंगी लाइन, तो यहाँ से दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जिस वजह से ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार आएगा, है ना? तो आप ध्यान से देख लो, इसका फिगर ध्यान से समझ लो। हो गया, बस इतनी बात तो लिखनी है। अपने लैंग्वेज में लिख दो। ये सर ने ये आंसर लिख के बताया, देखो ये आंसर आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से, और करेक्टर अच्छे से कर दो। चलो आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। आगे क्या कहा गया है? अच्छा, आगे फिर पूछा गया है, देखो 38 पे थे। ये वाला सोलेनोइड हो गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। As we move above the surface of the earth, density of air goes on decreasing. Local condition like temperature etc. also affect the optical density of earth's atmosphere. On the account of atmospheric refraction, stars seen appears higher than they actual are. Advanced sunrise, sunset, delay sunset, over oval appearance of the sun at the sunrise and the sunset, star twinkle, planet do not। समझो बात को। वाई द सन appears oval shaped और flattened, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो समझना बात को ध्यान से। ये लिखा है आंसर, क्या सर ने लिखा है? द सन appears oval shaped और flattened ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विच इज मोर सिग्निफिकेंट नियर द हॉरिजन। बात समझ में आई? ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नियर द हॉरिजन, इसलिए हमें कैसा दिख रहा है? ओवल शेप दिख रहा है। देखो रीजन यही लिख रखा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वाई apparent position of star appears raised while we observe it from the earth। क्यों ऐसा होता है? समझो, आ जाओ। द apparent position of star appears raised, रेज दिखती है बिकॉज लाइट फ्रॉम द स्टार कॉन्टिन्यूसली बेंड। लाइट जो आ रही है वो लगातार बेंड हो रही है। बेंड क्यों हो रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। टूवर्ड द नॉर्मल एज इट पासेस फ्रॉम द रेयर मीडियम ऑफ स्पेस टू द डेंसर मीडियम लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही है तो लगातार क्या हो रही है? बैंड होती जाएगी। रेयर से डेंसर में आने पर लाइट रेज बेंड हो रही है, जिस वजह से हमें अपेरेंट दिख रही है। क्लियर हुई बात? ये आंसर ऐसे लिखना है। वाई स्काई इन द स्पेस अपीयर्स ब्लैक। जो एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं उन्हें ब्लैक क्यों नजर आता है? ऐसे ही पूछा जाता है। स्काई अपीयर्स ब्लैक क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिस वजह से लाइट स्कैटर होती नहीं है। इस वजह से वहाँ पर ब्लैक दिखाई पड़ता है। द स्काई इज स्पेस appears black because there is no atmosphere to scatter sunlight। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट, अच्छा ये वाला है, व्हाट हैपन टू अपरेंट लेंथ ऑफ द डे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड हाउ। देखो डे की लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? देखो रीजन क्या है, ये भी कवर करा है क्योंकि लग रहा है कि आ सकता है। अपरेंट लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस बाई अबाउट 4 मिनट
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन 4 मिनट का देखने को मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन टू बी विजिबल अबाउट 2 मिनट बिफोर। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सन 2 मिनट पहले उगता हुआ, सनराइज होते हुए दिखता है, इट्स एक्चुअल सनराइज, एंड रिमेन विजिबल फॉर 2 मिनट आफ्टर इट्स एक्चुअल सनसेट। सनसेट के 2 मिनट बाद हमें देखने को मिलता है कि जितना सनसेट हुआ है उसके बाद में देखने को मिलता है सनसेट हुआ है। तो 2 मिनट राइज में मिल रहा, 2 मिनट सनसेट में मिल रहा, तो 2 और 2 4 मिनट हो गए। इस वजह से ये क्या होता है, हमें डे बड़ा दिखता है। व्हाट इज नेक्स्ट 39 का ए, व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? 2 पैरामीटर बताओ जो नेसेसरी हो, डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। समझते हैं, आ जाओ देखो। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड का रीजन है, और करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि बताया क्या, सोलेनोइड अभी कवर करा था, वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। दो नेसेसरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नेक्स्ट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाई बार मैग्नेट। लो, अभी जस्ट बनाया, ये रहा, इसमें यही वाला फिगर बन जाएगा। कौन सा? ये बार मैग्नेट ही तो है, ये वाला फिगर बना दोगे। आर यू गेटिंग? और इसको अच्छा करने के लिए ऐसे और निकाल दो, और भी तो होंगी ऐसे करके, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें इनसाइड के लिए ऐसे दिखा दो, ये मैग्नेटिक, ये बार मैग्नेट का फिगर बना देना है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर। ऊपर बताया था, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को कट करेंगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी, और जो डायरेक्शन बन जाएंगी तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। देखो देखो सर, बिकॉज इफ दे डिड, अगर वो एक दूसरे को कट करें, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, फॉर ए सिंगल पॉइंट इन स्पेस। सिग्नल नहीं है, सिंगल, एन इधर आएगा, ये जी गलत बना दिया, क्या बनेगा? सिंगल पॉइंट इन स्पेस। तो दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, और वाला, लास्ट वाला, a magnetic compass is placed near a current carrying state conductor. State your observation for the following cases and give reason for the same in each case. देखो, समझना बात को। पहला केस है मैग्नेटिक, ये 3 केस दिए, समझना। देखो, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब करंट मैं बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाएगी, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, जब स्ट्रेंथ बढ़ी जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो कंपास है उसका भी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दी, जब डिस्टेंस बढ़ा दी तो स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई तो डिफ्लेक्शन भी कम हो गया। डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बिल्कुल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इसका फिगर भी आप लोग बना लेना, ये वाला देखो, जैसे कि समझना बात को ध्यान से। जैसे ये करंट कैरिंग वायर मैंने ले लिया ऊपर के लिए, तो ये इसके चारों ओर क्या अराइज हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या अराइज हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये ऊपर के लिए जा रहा है, देखो ये रूल को समझना। ये मैं पेन पकड़ा हूँ, थम ऊपर के लिए, थम ऊपर के लिए ना, आपको दिख रहा है थम ऊपर के लिए, तो ये क्या हुई? रैप्ड फिंगर। क्या हुई? रैप्ड फिंगर। रैप्ड फिंगर क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको ऐसे करूँ, सी लाइक दिस, तो इस डायरेक्शन में बन जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। क्लियर हुई बात? स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। अब देखो ये सर्किल बने हैं, तो ये क्या हो गया? रेडियस तो हुई, ये देखो ये रेडियस हुई, फिर देखो बाहर वाले की ये बना दी। रेडियस बढ़ रही है यानी डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है।
यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट होते हैं। पूरा पेपर, कौन सा पेपर, PP5, कौन सा, ओ सॉरी, PP1 कंप्लीट करा है। कितने टाइम में, 1 hour 20 minute में। पूरे पेपर में और वाले भी कवर करे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर राइटिंग मैंने आपको बताई कैसे लिखनी है। पेपर छूटने का सवाल नहीं, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पूरा पीपी हम लोगों ने निपटाया है, इसको 2 से 3 बार देखना। कॉपी में जो आंसर्स मैंने दिखाए हैं इसको लिख लेना पॉज कर करके, और जो आपको तैयार ना उसको तैयार कर लेना। हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ में मिलते हैं। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करवा रहा हूँ, ओसवाल सैम्पल पेपर। अपना ख्याल रखो, प्रॉपर पढ़ाई करते चलो, और जिन बातों में कह रहा हूँ कि आप इस पे ध्यान दो तो प्रॉपर वहाँ पर रुक जाओ, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपी के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।